इशिता की बात सुनते ही अशोक गढ़वाल के मुंह से शट अप, ये तुमने क्या किया। और इसी के साथ अशोक गढ़वाल ने महसूस किया कि उनके मुंह से गुस्से के अंगार निकलने वाले हैं। अपनी बेटी को वो इस तरह से शर्मसार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इशिता के पिता अशोक गढ़वाल बिजनेस की दुनिया में शहंशाह बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी खुद की बेटी ने ही उनके बिजनेस के जलवे को जला डाला था। अगर अशोक गढ़वाल को पता चलता कि विराज जिंदल शमशेर जिंदल का पोता है, तो किसे पता कि वो इशिता की शादी विराज से करवाने का सोच बैठते। गॉड नोस। अशोक गढ़वाल के धन का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और इसी के साथ उनकी आंखों में दर्द की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सिगरेट पीते पीते उनके हाथ थम से गए और अपनी धीमी आवाज में उनके मुंह से कुछ शब्द टपक पड़े। इशिता, तुम जाओ और तुम्हारे चाचा को बोलो कि फैक्ट्री ट्रांसफर कर दे। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ दोनों छुपने के लिए विदेश चली जाओ। मैं बिजनेस तो खो चुका हूँ, अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे। अपने पिता के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनते ही इशिता की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत ही उसके मुंह से डैड, क्या आप। इससे पहले इशिता अपनी बात रख पाती, अशोक गढ़वाल ने इशिता को टोकते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं शमशेर जिंदल से लड़ूं? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब चुपचाप जैसा कहूं वैसा करो और दफा हो जाओ। अशोक गढ़वाल के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसका बिजनेस पूरी तरह से जिंदल ग्रुप के कब्जे में था और अब सिर्फ एक ही तरीका था अपने बिजनेस को बचाने का, और वो था विराज जिंदल। जी हाँ, विराज जिंदल के पैरों में पड़ना और जैसा वो कहे उसके इशारों पर चलना। दिन को रात और रात को दिन कहना। केवल एक यही उपाय था जो अब अशोक गढ़वाल की जिंदगी में हल्की फुल्की रोशनी लाने का काम कर सकता था। विराज जिंदल ये नहीं जानता था कि बदला लेने के लिए उसे किसी ने निशाना बनाया है। विराज तो अपनी किस्मत में आए तेज बदलाव को देखकर ही बहुत खुश था और अब अमीरी के दर्शन जोरों शोरों से विराज की जिंदगी में होने लगे थे। 5 स्टार होटल में अगले दिन जब विराज की आंखें खुली तो उसने देखा कि धनंजय काका अजीब नजरों के साथ उसे घूरे जा रहे हैं और ये देखकर विराज को हल्का धक्का सा लगा। धनंजय काका, आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? हल्की आवाज के साथ विराज ने अपना शक दूर करना चाहा। पूरे 2 घंटे से। धनंजय काका ने एक चतुर मुस्कान के साथ विराज के हाथों में चाय का कप थमा दिया और महान बनते हुए कहा, छोटे मालिक, आप तो हमेशा 7 बजे उठते हो, तो जैसे ही मेरी घड़ी में 7 बजे मैं आपकी सेवा करने और आज का स्केड्यूल जानने आपके पास आया था। धनंजय काका के मुंह से निकले शब्द जैसे ही विराज के कानों में पड़े, वैसे ही विराज की नजर सीधा घड़ी पर गई। सुबह के 9 बज गए थे और खिड़की से सूरज की रोशनी का भंडारा भी कमरे में एंट्री मार चुका था। इसी के साथ विराज का चेहरा भी शर्म से लाल पड़ गया था। ये सही था कि विराज अक्सर जल्दी उठ जाता था, लेकिन वैसा तब होता था जब रात को उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। भूख के मारे उसे रात को नींद नहीं आती थी और इसी वजह से विराज सुबह जल्दी उठता था। लेकिन पिछली रात विराज ने 5 स्टार होटल का बेहतरीन बूफे खाया था और इतना खाया कि उसे जमकर नींद आई और इसी के चलते आज उसकी नींद 7 बजे नहीं खुल पाई थी। विराज जानता था कि धनंजय काका उसे प्यार से समझा रहे थे कि उसे जल्दी सोना चाहिए। वो कहावत अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का सही एग्जाम्पल धनंजय काका उसके सामने रख रहे थे और विराज इससे पूरी तरह से वाकिफ था। चाय एक सांस में गटकते हुए विराज अपने बिस्तर से उठा और अपने पैजामे को पहनते हुए उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। धनंजय काका, मुझे आज मेरे क्लास वालों के साथ लोनावला ट्रिप पर जाना है। आपको मेरे साथ वहां चलने की जरूरत नहीं है ना? छोटे मालिक, आपकी रक्षा करना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। मेरे साथ जग्गी और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी सीक्रेटली आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब आप वो नहीं है जो आप 18 सालों से थे। धनंजय काका के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से विराज को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। सीक्रेट प्रोटेक्शन? मन ही मन ये सोचते हुए विराज के चेहरे पे भी भीनी सी मुस्कान आ गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
विराट जिंदल के दोनों हाथों में लड्डू थे, तो दूसरी तरफ उसकी जेब में कुबेर का वो सिक्का था जो उसे बिजनेस का मास्टरमाइंड बना रहा था। मुंबई शहर से थोड़ा दूर पुणे जिले में बसा लोनावला काफी सुंदर शहर माना जाता है। ग्रीनरी और माउंटेन से घिरे इस सुंदर शहर में एक छोटी सी झील भी है और उस झील में कई सारी बोट्स हैं जो मर्चेंट टूरिस्ट को अलग अलग रेट्स में देते हैं। इसी सुंदर नगरी में विराट जिंदल भी आने वाला था। उसके बाकी के क्लासमेट्स पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जानवी ने सभी के लिए एक सस्ता सा फार्म हाउस पसंद किया जहां पर वो सभी पार्टी कर सकते थे। बातों के साथ साथ पार्टी का दौर शुरू हुआ और इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ विराट जिंदल के बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, अब विराज की जिंदगी बहुत शानदार हो गई है? एक क्लासमेट ने बात का भंडारा शुरू किया। हाँ तो वो सच में शमशेर जिंदल का पोता है। कल रात मैंने इंटरनेट पर चेक किया। हाय राम, तुम लोगों को पता भी है कि शमशेर जिंदल के पास कितना पैसा है? सालों लग जाएंगे उसका पैसा गिनने में। दूसरे क्लासमेट ने बातों के भंडारे में दो शब्द कहे। यार मुझे तो ये सब सच नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है शमशेर जिंदल के पास होगा पैसा और रुतबा, लेकिन विराज नहीं यार। जरा सोच, अगर विराज इतना ही अमीर है तो वो अपनी टूटी फूटी साइकिल लाइब्रेरी से क्यों लेकर गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे नाटक करने के लिए किसी ने चुना है। रुपेश ने विराज को लेकर अपनी राय दी। जैसे ही रुपेश ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही उसकी नजर विराट जिंदल पर पड़ी, जो अभी भी कॉलेज की पीली यूनिफॉर्म में अपनी साइकिल पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा था। हालांकि आज विराज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पुराना विराज है, क्योंकि ये नया विराट जिंदल था जो आज काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। विराज को अपनी ओर आता देख रुपेश ने वापस से अपना मुंह खोला। मैं जानता हूँ कि ये कमीना सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रहा है। मुझे तो डर है कि उसने इतने सालों में जो पैसे सेव किया होगा वो सारा इन एक्टर्स को हायर करने में उसने खर्च कर दिया। रुपेश की बात में दम था। अब धीरे धीरे सभी के मन में विराज को लेकर शक होने लगा। और क्यों ना हो, अतीत में विराज सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव और अपनी साइकिल के भरोसे ही था, और अब जब वो शमशेर जिंदल का पोता है तो भी वो उसी साइकिल पर आ रहा था जिस पर वो हमेशा रोजवुड यूनिवर्सिटी में घूमता रहता था। जब सबकी नजर विराज पर पड़ी तो इट्स टू मच यार जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होने लगा, और देखते ही देखते सब विराज को झूठा समझने लगे थे। वरुण, जो कल विराज की आंधी का सामना नहीं कर पाया था और बेहोश हो गया था, उसने भी रुपेश का साथ देना उचित समझा और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, जैसा कि मैंने कल कहा था, इस गरीब की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जानवी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा इससे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। फर्स्ट जनरेशन अमीर होने का नाटक करके ये तुम्हें लूटना चाहता है। वरुण की बात सुनकर जानवी ने एक नजर वरुण की तरफ घुमाई, लेकिन जानवी ने अपने खास दोस्त की बातों पर ध्यान देना उचित नहीं समझा और तुरंत ही सभी लोगों से मुंह फेरते हुए विराट जिंदल की तरफ बढ़ी, जो अपनी साइकिल को ठिकाने लगा रहा था। हे जानवी, माय क्लास लीडर, क्या मैं इस ट्रिप के पैसे तुम्हें अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ और तुम लोगों के साथ इस ट्रिप का हिस्सा बन सकता हूँ? जानवी को अपने पास आते देख विराज ने तुरंत ही अपनी बात उसके सामने रख दी थी। विराज की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके होंठ भी हिलने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर हिस्सा ले सकते हो। चलो अंदर आओ। वैसे भी मुझे लोगों की जरूरत है जो बारबेक्यू बनाने में मेरी मदद करे। क्या बात है, विराज ने जानवी को जवाब दिया और उसी के साथ साथ जानवी के पीछे मौजूद बाकी के क्लासमेट्स को ग्रीट किया, जो नहीं जानते थे कि विराज सच में अमीर है या अमीर होने का नाटक कर रहा है। उन लोगों ने विराज से दूरी बनाए रखी और दूर से ही पोलाइटली उसे ग्रीट किया। विराज जानवी के पीछे पीछे ग्रिल तक पहुंचा, जहां जानवी ने पहले से ही चिकन और बाकी के इंग्रेडिएंट्स का मसाला बनाकर तैयार रखा था। इससे पहले कि जानवी कुछ बोलती, विराज ग्रिल पर चिकन को जमाने लगा। विराज की स्पीड देखकर जानवी को ताज्जुब हुआ और तुरंत ही जानवी ने विराज से पूछा, विराज, क्या तुमने पहले भी बारबेक्यू किया है? जानवी का सवाल सुनकर विराज के चेहरे पर ब्लश आ गया और उसने मुस्कुराते हुए जानवी का जवाब दिया, हाँ,
हाई स्कूल के वक्त जब मुझे टीचर से ट्यूशन लेनी होती थी तो वो अक्सर मुझसे बारबेक्यू करवाया करते थे। सीखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके बाद तो कुछ आदत सी हो गई थी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम बारबेक्यू में कितने कमाल के हो। मुस्कुराते हुए जानवी ने भी विराज की बात का सपोर्ट किया और इसी के साथ विराज का दिल भी गुदगुदी का एहसास करने लगा। अरे हाँ माय क्लास लीडर, इस ट्रिप की फीस कितनी है? मैं तुम्हें अभी गूगल पे कर देता हूँ। चिकन को बारबेक्यू पर ग्रिल करते हुए विराज ने जानवी के साथ बात करना जारी रखा। 7,000। जानवी को फीस बताने में अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि उसने विराज के हालातों को बड़े नजदीकी से देखा था और यही कारण था कि जब जानवी के मुंह से शब्द बाहर आए तो उसकी आवाज में हल्की कंपन को महसूस किया गया था। जैसे ही जानवी ने 7,000 बोला, वैसे ही सबकी नजर विराज पर जाकर अटक सी गई थी। सभी देखना चाहते थे कि विराज, जो पहले गरीब था, क्या वो 7,000 अफोर्ड कर सकता था। सभी उसके हाव भाव देखना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर सभी के होश ठिकाने आ गए। आपके अकाउंट में 1 बिलियन प्राप्त हुए। जैसे ही विराज ने अपना फोन अनलॉक किया, वैसे ही गूगल असिस्टेंट ने सभी के सामने विराज जिंदल के राज खोल दिए, जिसे सुनकर सभी चौंक गए थे। क्या उस मैसेज को सुनकर अब सभी क्लासमेट्स को यकीन हो जाएगा कि विराज की किस्मत ने जोरदार पलटी मारी है? क्या अब बाकी के क्लासमेट भी विराज से दोस्ती करने के लिए आगे आएंगे? जानवी की तरफ से हमें क्या रिएक्शन मिलेगा? 1 मिलियन से आखिर विराज जिंदल क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।